Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your second lecture of chapter electrochemistry for class 12th. In last lecture, we have understood the concepts of redox reaction, and we have find the method of how to find the oxidation number of central atom. And after it, we have seen that how to calculate n factor for an acid and a base and for salt. And we have also seen that in elementary state, the n factor of any elements, that's valency. Valency is the n factor of the element in its elementary state. So now in this lecture, we will start from term cathode and anode. So we have seen that what was redox reaction? A reaction in which oxidation and reduction simultaneously takes place is called redox reaction. So in this lecture, we will start from cathode. What is cathode? A terminal where reduction takes place. Most of the time we have read that negative plate is called cathode and positive plate is called anode. But it is bachon, this is very wrong mechanism to define that cathode and anode. So real definition is a terminal where reduction takes place is called cathode and a terminal where oxidation takes place is called anode. तो क्या होता है कैथोड? जहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होता है. अब दो तरह के सेल इसमें हमको पढ़ने हैं, एक होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा होगा गैल्वेनिक सेल. तो दोनों में हमारा अगर हम प्लस और माइनस लेकर के चलेंगे तो कहीं ना कहीं टर्मिनोलॉजी आगे चल करके हमारी गलत हो जाएगी, ठीक है ना. तो हम लोग इस डेफिनेशन पे चलेंगे तो हम लोग हमेशा क्या होंगे, एकदम अपने आप को सही पाएंगे हर जगह पे, ठीक है ना. कैथोड हमेशा आप याद रखिए, अ टर्मिनल वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस, और एनोड क्या होता है, अ टर्मिनल वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने बता दिया है, ठीक है. अच्छा, हमको क्या पढ़ना है? वी हैव टू स्टडी 3 टॉपिक्स इन दिस चैप्टर. 3 मेन टॉपिक्स हम लोग को देखना है. वैसे तो बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन ये मेनली हम लोग को 3 चीज़ों से डील करना है. क्या क्या है? गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और कंडक्शन ऑफ सोल्यूशन. ओके, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है बच्चों, जैसे इनपुट में हम लोग केमिकल एनर्जी देंगे, ठीक है. केमिकल एनर्जी हम देंगे और केमिकल एनर्जी को मतलब आउटपुट हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है. और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, इनपुट में क्या देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, केमिकल एनर्जी, ठीक है. और कंडक्शन ऑफ सोल्यूशन को हम लोग को आगे पढ़ना है, ठीक है. इसमें बेसिकली हम लोग कंडक्शन ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस हम लोग देखेंगे. अच्छा, गैल्वेनिक सेल में एक्चुअल में होता क्या है? होता क्या है बच्चों कि केमिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है. और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, ठीक है. और इसको बाद में हम लोग देख लेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देख लेते हैं, ठीक है. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देख लेते हैं. नंबरिंग आप किसी को भी कर लीजिए, इसको 1 2 3 दिया है मैंने, इसको आप 1 कर लीजिएगा, इसको 2 कर लीजिएगा, इसको 3 कर लीजिएगा. ओके, चलिए. तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? अ सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है. यानी इनपुट में हम क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और हमको आउटपुट में क्या मिल रहा है, केमिकल एनर्जी. यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का ही काम कौन करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करता है. अभी आप लोग सारे टर्म्स को अच्छे से समझ जाएंगे, अभी बस जो पढ़ते जा रहे हैं देखते जाइए, ठीक है. अच्छा, ये क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है इसमें, ठीक है ना. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है. स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का आप टर्म समझ लीजिए. स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप हो जाना, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब लगातार हम किसी चीज़ से एनर्जी दे रहे हैं या पुश दे रहे हैं तब वो रिएक्शन हो रही है. तो लगातार कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉन्स्टेंटली देते हैं तो वो रिएक्शन होती है. इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है. स्पॉन्टेनियस मतलब अपने से वो हो जाए रिएक्शन, ठीक है ना. अभी हम लोग जैसे जैसे आगे चलेंगे ये सारी टर्म्स क्लियर हो जाएगी, ठीक है. और जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कोई भी होगी उसमें गिब्स फ्री एनर्जी
जिसको हम लोग चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या हो जाता है, पॉजिटिव, यानी कि सिस्टम अपनी एनर्जी को लूज़ नहीं करता है, वो कहीं से लेता है और उसी का वो वर्क डन कर देता है, ठीक है। और हम लोग ये सब पहले ही 11th में थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ चुके हैं कि एनर्जी और जो भी चीज़ें हैं ये सब एनर्जी वगैरह कन्वर्टेबल होती है, जैसे वर्क एनर्जी से हम लोग वर्क डन कर सकते हैं, ओके। चलिए, या हीट के फॉर्म में कर दें या किसी भी फॉर्म में हम वर्क डन कर सकते हैं, किससे, एनर्जी से। तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर कोई भी रिएक्शन हो गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होती है उसकी, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए इसका उल्टा नेगेटिव होना चाहिए इसकी वैल्यू, ठीक है ना, यानी सिस्टम अपनी एनर्जी लूज़ कर देता है। जब सिस्टम अपनी एनर्जी लूज़ करता है तो डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, और जब सिस्टम एनर्जी गेन करता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। इसको बेसिकली 11th में आप लोग पढ़े होंगे तो ये चीज़ समझ में आती होगी। जैसे गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी माइनस टी डेल्टा एस, ये क्या होता है, एंट्रोपी होता था वहाँ पे, ठीक है। अगर ये टर्म नहीं भी समझ में आती है तो आप लोग ये याद रखिए कि क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है, रिएक्शन होता है किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इतना होना चाहिए। और उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है ना। ये भी समझा दे रहे हैं थोड़ा सा। गिब्स फ्री एनर्जी एक्चुअल में होता क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, इंथैल्पी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, एंट्रोपी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, इंटरनल एनर्जी जो होती है उसको कैलकुलेट नहीं की जा सकती। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपकी एनर्जी कितनी है, ठीक है ना, तो इंटरनल एनर्जी आपकी पूछ ली जाए तो कोई नहीं बता सकता, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि आप किसी से ज़्यादा बलवान होंगे या कम शक्ति मतलब बलशाली होंगे तो ये चीज़ बताया जा सकता है ना, चेंज बताया जा सकता है, ठीक है ना। आपने कितना काम करके थोड़ा सा आपने एनर्जी अपनी लूज़ कर दी तो कितना लूज़ की वो चीज़ बताया जा सकता है, ठीक है ना। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी और एंथैल्पी, ये सब चीज़ें मेजरेबल नहीं होती है। क्या मेजरेबल होता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी। और एक कॉन्सेप्ट और पढ़े होंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो हम लोग कहाँ पे देखे थे, 11th के थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर में। तो जिसने नहीं पढ़ा उसको तो एकदम नहीं समझ में आ रहा होगा ये, और जिसने पढ़ा होगा वो इस चीज़ को समझ पा रहा है। जैसे आपने ये फैसला लिया लाइफ में कि आपने 1000 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, ठीक है ना, आपने 1000 करोड़ कमा लिए हैं और आपको अब मन कर रहा है कि हम दान कर दें कुछ पैसा, तो आप उतना ही दान करेंगे जितने में आपको क्या हो जाए, अपना जो है लाइफ स्टाइल ख़राब ना हो, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, 1000 करोड़ में से मान लीजिए 700 करोड़ 800 करोड़ जो भी खर्च कर देंगे, बाकी का 100-200 करोड़ आप अपने पास बचा के रखेंगे, ठीक है, ताकि आपके बुढ़ापे में काम आ सके। तो उस चीज़ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी, ठीक है ना, टोटल एनर्जी में से कितना आपने खर्च कर दिया उसी को हम क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। तो इसको क्या है, जो नॉन स्पॉन्टेनियस फिनोमिनन होती है तो टोटल एनर्जी हमको अलग से देनी पड़ती है, ठीक है ना, देते हैं, और खर्च जो होता है वो कम होता है, तो टोटल गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज याद रखिएगा, डेल्टा का मतलब क्या है यहाँ पे, चेंज। तो ये टर्म्स अगर जिस बच्चे को नहीं समझ में आई वो इतना याद रखे कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वहाँ पे क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और इसमें क्या होता है, कॉन्स्टेंटली हमको क्या करना रहता है, हाँ, अलग से एनर्जी प्रोवाइड करनी रहती है, किस फॉर्म में, जैसे लगातार हम इलेक्ट्रिसिटी देते रहेंगे तो रिएक्शन होती रहेगी, ठीक है। और इसका यूज है बच्चों, इसका बहुत अच्छा यूज होता है कहाँ पे, मेटलर्जी में। मेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग को मेटल बहुत ही ज़्यादा प्योर चाहिए रहता है, जनरली हम लोग आइसोलेशन का प्रोसेस देखेंगे इसी में, 12th के ही मेटलर्जी चैप्टर में देखेंगे। लेकिन क्या होता है बच्चों कि वहाँ पे जब हम लोग मेटलर्जी वगैरह करते हैं तो कभी कभी होता है मेटल्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट जब करते हैं तो 90%, 95%, 80% या 99%, 97% इस तरीके से हमको प्योरिटी मिलती है। कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी 2%, 3%, 5% की मेटल में रह जाती है, तो उस 2-3% को भी हम लोग क्या करते हैं, रिफाइन कर लेते हैं, और एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम लोग इस प्रोसेस का यूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज कर लेते हैं बहुत बड़े पैमाने पे, ठीक है बच्चों। तो ये क्या कर देता है, मेटल को 100% प्योर कर देता है, ठीक है। कैथोड और एनोड का कुछ कॉन्सेप्ट सारा इसमें यूज होगा, हम सेल बना करके इसको अभी आपको समझाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि हम लोग को 3 चीज़ पढ़नी है, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और कंडक्शन ऑफ सोल्यूशन, जिसमें से हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कवर कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, ठीक है,
गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है, पॉजिटिव, और इसमें हम लोग क्या देते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। मतलब हम लोग लगातार इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और वो किस में चेंज हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में, ठीक है ना। यानी कि क्या होगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। किसी रिएक्शन को कराने के लिए हम अलग से अगर एनर्जी दे रहे हैं तो उसको क्या है, लगातार दे रहे हैं, तो वो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। जैसे कुछ रिएक्शन ऐसी होती है कि एक बार हमने उसको क्या किया, एनर्जी दे दी और फिर वो अपने आप हो रही, तो वो बच्चों क्या है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने का मतलब है कि लगातार हम उसको पुश कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं कि रिएक्शन हो, ठीक है, उसको हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें सिस्टम विल नॉट लूज इट्स एनर्जी, वी गिव एनर्जी इन इनपुट, मतलब हम लोग इनपुट में एनर्जी देते हैं, आउटपुट में वो केमिकल एनर्जी के रूप में मिल जाता है, यानी केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन हो जाती है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अभी तक आप लोग थोड़ी बहुत डेफिनेशन समझ पाए होंगे, ठीक है बच्चों। अब आइए देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है बेसिकली। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सबसे पहले सेल तो ये हो गया, इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, NaCl जैसे हो गया, KCl हो गया, KBr हो गया, NaBr हो गया, MgCl2 हो गया, ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइट हैं। क्यों ये इलेक्ट्रोलाइट हैं, जैसे ही इसको हम लोग वाटर में या सॉल्यूशन में डालेंगे ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है ना। जिनका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है, वो ऐसे सल्यूट या ऐसे पार्टिकल जिनका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है उनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। मतलब टूट जाना, पानी में डालने पे या किसी सॉल्वेंट में डालने पे क्या होगा, टूट जाएगा, उसके आयंस जो है आपस में टूट करके अलग अलग कैटायन एंड एनायन फॉर्मेशन कर लेते हैं। ओके, तो जनरली हम लोग इसको कैटायन बोलते हैं और इसको एनायन बोलते हैं। तो इसको हमने क्या डिनोट कर दिया, C, और इसको क्या डिनोट कर दिया, A। तो C फॉर कैटायन और A फॉर एनायन, ये टर्म याद रखिए। कैटायन क्या होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, एनायन क्या होता है, जो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो यही हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब हम डायरेक्ट एग्जांपल ले लेते हैं या उसको हम लोग अल्फ़ाबेटिकली लिख लिए हैं, ठीक है। ये एक कंपाउंड है जिसमें एक एलिमेंट C है और एक एलिमेंट क्या है, A है। C क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाला है और A क्या है, नेगेटिव चार्ज वाला है। इसको क्या बोलेंगे, कैटायन, और इसको क्या बोलेंगे, एनायन। तो कभी भी इसको हम सॉल्वेंट में डालें या सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। किस फॉर्म में टूटेगा, ये कैटायन था तो C+ बनाएगा, ये एनायन था तो A- बनाएगा, है ना। ओके, तो C क्या है मेरा, कैटायन है, A क्या है, एनायन है। और इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वाटर में डालने पे डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है, या किसी भी सोल्यूशन में डालने पे क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है। अब आइए देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है ना। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। जैसे एक कंटेनर लीजिए, है ना, एक कंटेनर लीजिए, उसमें आप कोई सॉल्यूशन फिल कर दीजिए, है ना, कोई भी जिसमें क्या कर सके, आयंस फ्लो कर सके, ठीक है। और अलग से क्या कर दीजिए आप लोग बच्चों, इलेक्ट्रोड लगा दीजिए, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रोड होगा, देखिए, तो इसमें क्या होगा, एक प्लेट क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी और एक प्लेट क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। तो मान लीजिए हम इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, किसी को भी ले सकते हैं बच्चों, और जनरली लेफ्ट साइड में पॉजिटिव लिखा जाता है और राइट साइड में नेगेटिव लिखा जाता है, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया। अच्छा, क्यों हो गया नेगेटिव और पॉजिटिव, तो बच्चों ये डायरेक्ट ऐसा नहीं रहता है। होता क्यों है ये, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमने इधर पॉजिटिव पोल लगाया, जिस साइड ये पॉजिटिव पोल लगा दिया बैटरी का, उधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और जिस साइड हमने नेगेटिव पोल लगा दिया, ये मान लीजिए नेगेटिव पोल है और ये पॉजिटिव पोल है, तो पॉजिटिव पोल वाले का साइड क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, और नेगेटिव पोल वाले के साइड क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि बैटरी का कौन सा पोल, ये नेगेटिव वाला पोल है, जिस साइड नेगेटिव वाला पोल होगा वो क्या हो जाएगा, अपने आप कैथोड, और जिस साइड पॉजिटिव वाला पोल होगा वो क्या हो जाएगा, एनोड। लेकिन बच्चों नेगेटिव और पॉजिटिव से याद मत रखिए आप किस तरीके से याद रखिए, इस जो भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना रहे हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा, एनोड होगा, और जहाँ पे रिडक्शन होगा वो क्या होगा, कैथोड। रिडक्शन कैथोड, ऑक्सीडेशन एनोड, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हमने क्या ले लिया था, ये इनर्ट प्लेट ले लिया, मतलब इलेक्ट्रोड जो लिया है इनर्ट ले लिया। इनर्ट मतलब जो ऐसे मेटल का जो किसी से रिएक्शन नहीं करता है, मतलब प्लेटिनम क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, ये भी प्लेटिनम का ले लिया, ठीक है। मतलब इसकी कोई भी भागीदारी
हमको आगे नहीं दिखेगी। किस वजह से ये पॉजिटिव है और किस वजह से ये नेगेटिव है, क्योंकि इसके बैटरी के पॉजिटिव पोल से इसको कनेक्ट किया तो ये पॉजिटिव हो गया, बैटरी के नेगेटिव पोल से इसको कनेक्ट किया तो ये नेगेटिव हो गया। बात इतनी समझ में आई बच्चों? ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी हो गई। अब देखिए उसको हमने यहाँ बनाया हुआ है, एक कंटेनर लिया, उसमें सोल्यूशन फिल किया, सोल्यूशन फिल करने के बाद यहाँ पे क्या किया हमने, बैटरी से कनेक्ट किया, तो इधर पॉजिटिव पोल से इस वाले एनोड को कनेक्ट कर दिया। मतलब जो भी प्लेट ऐड करेंगे पॉजिटिव से वो क्या हो जाएगा, अपने आप एनोड हो जाएगा, और जिसको नेगेटिव से आप ऐड करेंगे उसको क्या बोलेंगे, कैथोड। बेसिकली अगर ये एनोड और कैथोड नहीं बोलना रहता तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड कॉमन वर्ड क्या है इसके लिए, इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव चार्ज हो गया तो इस केस में एनोड बोलेंगे और नेगेटिव चार्ज है तो कैथोड बोलेंगे। लेकिन जब हम लोग गैल्वेनिक सेल देखेंगे तो वहाँ पे टर्मिनोलॉजी बदल जाएगी बच्चों। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग याद करिए तो ऐसे याद करिए कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड है, जहाँ पे रिडक्शन होता है वो कैथोड है। इसको अगर पॉजिटिव प्लेट इधर होती और नेगेटिव प्लेट इधर होती, इस वाले केस में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो हमारा ये पॉजिटिव अगर इधर होता तो ये क्या हो जाता, एनोड, और अगर नेगेटिव इधर होता तो ये क्या हो जाता, कैथोड। ठीक है ना। हमने सोल्यूशन भरा, 2 रॉड लगाई अंदर, अभी हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंप्लीट नहीं है। ठीक है ना। इसमें सोल्यूशन फिल किया, सोल्यूशन फिल करने के बाद हम क्या डालेंगे इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद ये क्या होगा, आयंस में ब्रेक हो जाएगा, C+ और A-। हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या था, Ca किस में टूटता है, C+ और A-। तो सोल्यूशन में डालने पे क्या हुआ, C+ और A- में टूट गया। इसका मतलब ये कंडक्ट करने के लिए अब वो हो गए, रेडी हो गए। ये A- मूव कर सकता है इस सोल्यूशन में के, और Ca+ भी मूव कर सकता है ना, इस सोल्यूशन में दोनों मूव कर सकते हैं। इसका मतलब सर्किट अब कंप्लीट हो गई। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट ना डालें, सिंपली डिस्टिल्ड वाटर डाल दें, प्योर वाटर, तो वो कभी भी ये कंप्लीट नहीं होगा सर्किट, है ना। मतलब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाएगा। अच्छा, आप देख रहे होंगे बच्चों इधर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन किधर चलता है, इधर चलता है, यानी यहाँ से फिर चल करके इस पर आएगा, फिर यहाँ जाएगा। और बैटरी के अंदर से हम जानते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में चलता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में कौन चलता है, इलेक्ट्रॉन। फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में कौन चलेगा, यहाँ पे बाहर की तरफ से आप देखेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। लेकिन बैटरी के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन चलते हैं, कहीं कहीं पे ये चीज़ नहीं भी होता है। ठीक है ना। तो अभी आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, धीरे धीरे सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाएगी। ये जानिए कि सोल्यूशन में बिना इलेक्ट्रोलाइट डाले सर्किट कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है ना। सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा बच्चों। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमको इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा ताकि वो सोल्यूशन में क्या कर सकें, कंडक्ट हो सकें। एक चीज़ और, आपका जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जैसे मान लीजिए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ना बच्चों, तो हमारा इस डायरेक्शन में क्या होगा, करंट की डायरेक्शन होगी। बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में हमारी करंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे करंट की डायरेक्शन अगर हम पूछ लें किस डायरेक्शन में है तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हुए ऐसे चल के इधर से जा करके इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी ऊपर की तरफ कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इसकी उल्टी डायरेक्शन में इधर के साइड क्या होगी, करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है बच्चों, ये 10th में ही आप लोग पढ़ लिए होंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तैयार किया, उसको बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, कैथोड एनोड प्लेट सारी लगा करके पूरी सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमने इलेक्ट्रोड डाल दिया, अरे इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। अब इलेक्ट्रोलाइट में क्या था, एक कैटायन था एक अनायन था, Ca टूट गया C+ में और A टूट गया A- में, मतलब ये दोनों C+ और A- दिया। C+ क्या है, कैटायन है, A- क्या है, अनायन है। तो कैटायन किधर भागेगा, अगर ये सोल्यूशन में भागना चाहे, इसकी मोबिलिटी होती है ना बच्चों। जैसे देखिए सॉलिड्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तब वहाँ पे करंट जनरेट होता है, लेकिन सोल्यूशन में क्या होता है बच्चों, आयन फ्लो करते हैं। बात समझ में आ रही। यहाँ पे देखिए ये वायर होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, है ना। लेकिन इस सोल्यूशन में क्या फ्लो कर सकता है, इस सोल्यूशन में आयंस फ्लो करते हैं, या तो कैटायन या तो अनायन, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। यानी एक बच्चों एक बात और बताना चाहेंगे कि हम जान रहे हैं नेगेटिव अगर इधर से इधर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन इधर होगी, और पॉजिटिव जनरली क्या बोलते हैं लोग कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है। तो ये बच्चों सही है, लेकिन कहाँ के लिए सही है, कंडक्टर के लिए सही है, सॉलिड अगर हो तो। लेकिन अगर कंडक्टर आपका सोल्यूशन है, लिक्विड है तो पॉजिटिव चार्ज भी मूव कर सकता है। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है वही करंट की डायरेक्शन होती है बच्चों। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ गए। जिस पहले यही डेफिनेशन थी, ये तो बाद में माना ना कि इलेक्ट्रॉन का जिधर फ्लो होगा उधर उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन होगा, करंट की डायरेक्शन होगी। लेकिन इसमें क्या है, सोल्यूशन में क्या होता है
जिधर पॉजिटिव कैटायन जाएगा वो करंट की डायरेक्शन होगी, और अनायन जिधर जाएगा उधर क्या होगा, उसका उल्टा होगा करंट की डायरेक्शन। तो इससे हमको अभी कोई लेना देना नहीं है बच्चों, ये तो एक्स्ट्रा बताएं। बस इतना अगर आपको टर्मिनोलॉजी पता है कि ये बैटरी कनेक्ट करने के बाद जिधर नेगेटिव प्लेट होता है वो वाला जो इलेक्ट्रोड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड, और जिधर पॉजिटिव प्लेट होता है वो जिससे कनेक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, एनोड। और कैथोड पे क्या होता है बच्चों, जो स्पेसी हम लोग इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे उसके कैटायन का रिडक्शन होगा, और जो स्पेसी इलेक्ट्रोलाइट इसमें हम डालेंगे उसके जो अनायन है, अनायन का क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट पे ऑक्सीडेशन होगा। तो देखिए Ca डाला, C+ और A- में टूटा, तो कैटायन कौन है, C+। तो C+ है, सारे पूरे सोल्यूशन में बहुत सारे C+ होंगे, तो C+ किधर जाएंगे, इस वाले प्लेट पे कि इस वाले प्लेट पे। तो हम देखते हैं कि C+ है, प्लस है ना, तो इसको क्या होना है, माइनस चार्ज चाहिए, तो ये किधर भागेगा, इस साइड भागेगा। यानी कि C+ इधर जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, +1 चार्ज से 0 हो जाएगा, है ना, C में कन्वर्ट हो जाएगा। और A- जो था वो पॉजिटिव की तरफ भागेगा, A- क्या बनाएगा, A, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने बहुत सही से बताया है। अब देखिए यहाँ पे Ca का क्या हो रहा है, उसमें एक स्पीसी का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और एक जो स्पीसी है उसका क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस होता है, मतलब एक साथ ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है स्पीसीज को, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। और इस सेल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। और इस सोल्यूशन को क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ऐसा होता है जिसमें मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं किससे, इलेक्ट्रोलाइट से। मतलब वहाँ पे क्या होता है ना बच्चों, आयनिक बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल हम डालेंगे कंपाउंड को कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड को डालेंगे तो इस फॉर्म में टूटेगा नहीं, है ना बच्चों, जनरली इस फॉर्म में टूटेगा नहीं। और आयनिक होगा तो वो कैटायन और एनायन में ब्रेक कर जाता है, और अगर ब्रेक नहीं करेगा तो कंडक्शन नहीं हो पाएगा बच्चों, सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट होने का मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से जो भी बॉन्डेड कंपाउंड होंगे उसको हम लोग यहाँ डालेंगे। और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कोई बॉन्ड नहीं होता है, ये सिंपली पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। जैसे NaCl क्या है बच्चों, ये समझिए, NaCl अगर हम ले लें तो ये क्या है बच्चों ये क्या ऐसा बॉन्ड है, नहीं ऐसा बॉन्ड नहीं होता बच्चों। क्लोरीन अगर क्लोरीन के साथ बॉन्डेड है तो कोवेलेंटली बॉन्डेड है, उसके लिए बॉन्ड दिखाते हैं, इसके लिए हम NaCl के लिए ऐसा बॉन्ड नहीं दिखा सकते हैं। NaCl में बेसिकली ये पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl- नेगेटिव चार्ज होता है। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से ये पास आकर के क्या हो जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं। और ऐसे भी नहीं होते बच्चों, होता क्या है कि एक Na 6 Cl- से जुड़ा रहता है, एक Na+ जो है ना 6 Cl- से जुड़ा रहेगा, मतलब सराउंडेड रहेगा, ठीक है ना। 4 तो इधर हो गए, एक इससे बाहर और एक इससे पीछे, यानी एक सोडियम जो आयन है, कैटायन है, वो 6 क्लोरीन अनायन से सराउंडेड होगा, और एक क्लोरीन आयन 6 सोडियम कैटायन से क्या होगा, सराउंडेड होगा। देखिए 1 2 3 4 इसको यहाँ सराउंड किए, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। बात समझ में आ गई बच्चों, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, अब ऐसा लिखना हो Na6Cl6, इसकी जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म NaCl, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। ये होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें एक स्पीसी क्या करता है, जैसे सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा और क्या बना लेगा, Na+ बना लेगा। और क्लोरीन क्या होता है, क्या करता है उसी एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और क्या बनाएगा, Cl- बना लेगा। यहाँ पे क्या होता है, हाफ कर लीजिए, मतलब हाफ मोल, यानी 1 मोल अगर सोडियम है तो वो 1 मोल सोडियम आयन देगा और 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। उसी 1 मोल इलेक्ट्रॉन को हाफ मोल क्लोरीन गैस लेकर के क्या कर लेगा, Cl-, 1 मोल Cl- दे देगा। अब ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ लिख दी, अगर नहीं समझ में आई बच्चों तो ये समझिए कि सिंपली ऐसे समझिए, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन वही ले लिया और क्या बना लिया, Cl-। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन हो गया कैंसिल, अब ये बचा सोल्यूशन में Na+ और Cl-, और दोनों आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी अगर एलिमेंट का होता है ना, किसी भी रिएक्शन में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और वो कंपाउंड बन रहा है, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। जैसे KCl ले लीजिए आप, KCl में भी पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, MgCl2 में भी क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है। लेकिन अगर हम कहें कि HCl ले लीजिए, है ना,
या आप कोई ऐसा और कंपाउंड ले लीजिए, है ना, HNO3 ले लीजिए, तो इसके बॉन्ड जो होंगे वो इलेक्ट्रोवैलेंट नहीं होंगे, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। H2SO4 ले लीजिए, है ना, जैसे H2SO4 में क्या होता है बच्चों, इस तरीके का कुछ होता है। तो इसमें क्या है ना बच्चों, कोवेलेंटली बॉन्डेड है, सारे के सारे बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग नहीं होती बच्चों, क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात आप लोग 9th से ही समझते होंगे, ठीक है। चलिए, पूरा सिस्टम समझ में आया। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड डिप करेंगे, सोल्यूशन लेंगे, ठीक है ना, बैटरी से कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव जिधर कनेक्ट होगा उसको एनोड बोलेंगे, नेगेटिव जिधर कनेक्ट होगा उसको, नेगेटिव पोल जिधर कनेक्ट होगा उसको कैथोड बोलेंगे। हमने इनर्ट क्या लिया है, कैथोड लिया है। इनर्ट लेने का मतलब अभी हम लोग देखेंगे, जब क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे इसका, तो हम लोग जानेंगे कि कुछ स्पीसीज़ का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होना है, वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा या कम है, ठीक है ना। जिसका ऑक्सीडेशन होना है उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होना चाहिए, जिसका रिडक्शन होना है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल कम होने का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होना। लेकिन हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब देखते हैं तो देखते हैं एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना, व्हेन वी गो डाउन द सीरीज़। जब हम लोग सीरीज में नीचे जाते हैं तो देखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल नीचे वाले एलिमेंट का बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब जो ऊपर वाले एलिमेंट होंगे उनका क्या होगा, वो ज़्यादा उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, ठीक है बच्चों। अभी ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, बस इस चीज़ को आप समझिए कि हमने क्या लिया, सेल बनाया, सेल को पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया, एक इलेक्ट्रोड को, और एक इलेक्ट्रोड को हमने नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट किया। ये प्लेटिनम इनर्ट था, इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला Ca टूट गया C+ और A- में, C+ किधर जाएगा कैथोड की तरफ, और A- किधर जाएगा कैथोड एनोड की तरफ। C+ किधर जाएगा कैथोड की तरफ, A- किधर जाएगा एनोड की तरफ। तो A- का क्या होगा ऑक्सीडेशन, C+ का क्या होगा रिडक्शन, ठीक है ना। रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल थोड़ा समझ में आया आप लोगों को। अब चलिए, तो क्या एनोड पे क्या होता है, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है इस केस में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो एनोड पे क्या हो रहा है बच्चों, देखिए यहाँ से A- सोल्यूशन से निकल के कहाँ जा रहे हैं, इधर एनोड की तरफ। A- कहाँ जा रहे हैं, एनोड पे। A- क्या कर रहे हैं, एनोड पे जा करके एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना ले रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे करके, मतलब इसको क्या करेंगे, A- यहाँ से गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, और ए का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और वो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड पे चिपक जाएंगे, ठीक है बच्चों। अभी घबराइए नहीं, ये बात समझ में आएगी आप लोगों। और कैथोड पे क्या होता है, जो कि नेगेटिव टर्मिनल हम जान रहे हैं, नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल है ना, तो ये क्या है, कैथोड है। कैथोड पे कौन जाएगा, अभी नेगेटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव वाला जाएगा, यानी C+ जाएगा। C+ क्या करेगा, वहाँ एक इलेक्ट्रॉन जा करके इससे ले लेगा और क्या बना लेगा, C बना लेगा। यानी हमने एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट पाया, A, और कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट पाया, C, ठीक है। चलिए, तो ये हाफ रिएक्शन कहलाती है, ठीक है ना, हाफ ऑक्सीडेशन और ये हाफ रिडक्शन। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक एलिमेंट का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और एक एलिमेंट का क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। इसने क्या किया, A बनाया और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ दिया, यहाँ पे क्या बोलते हैं, एनोड पे। और कैथोड पे क्या हो रहा है, C+ जा रहा है और उसी एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या बना ले रहा है, C। देखिए यहाँ पे C+ था, ये कहाँ जाएगा, कैथोड पे, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और C में बदल जाएगा, और C और A जो होगा रेस्पेक्टिवली किस पे, इलेक्ट्रोड पे, वो क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है। तो कहाँ, एनोड पे अगर हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, नेगेटिव से 0 पे जा रहा है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो C+ एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, C+ क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के C में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको हाफ रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन इसलिए कहते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। किसी रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हुए दिख जाए, कैंसिल नहीं हुआ, तो वो क्या है, हाफ रिएक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, सिर्फ और सिर्फ इस रिएक्शन, ये तो बाद में ऐड करने के बाद काटे हैं हम, इस रिएक्शन को सिर्फ देखेंगे तो A- क्या किया, एनोड पे जा करके A का फॉर्मेशन किया और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। यानी कि इसमें सिर्फ ये वाला लाइन देखें तो हमको क्या लग रहा है कि ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं दिख रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता दिख रहा है, ठीक है। इसको हाफ ऑक्सीडेशन बोलेंगे रिएक्शन। और कैथोड पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले करके C में बदल जा रहा है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, इसका मतलब ये हाफ रिडक्शन रिएक्शन हो गई। तो भाई फुल रिएक्शन कैसे बनेगी, जब हम इन दोनों रिएक्शन को
इन दोनों हाफ रिएक्शन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सिंपली। ऐड करने से क्या मिलेगा बच्चों, देखिए ये एरो की राइट साइड इलेक्ट्रॉन है, एरो के लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, यानी लेफ्ट साइड में ए माइनस और सी प्लस बचा, तो ए माइनस और सी प्लस लिख लिया। राइट साइड में हमको क्या मिल रहा है, ए और सी, ए प्लस सी मिल रहा है, ठीक है ना। तो यानी सी ए बेसिकली हमको लाइटिकल जो इलेक्ट्रिकल इनपुट हम दे रहे हैं, जब इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, तो वो किस में बदल जा रहा है, ए और सी में टूट जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं बचता है बेसिकली, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसको हम लोग NaCl से समझ लेते हैं। अगर NaCl को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दें और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डाल दें तो क्या होगा, Na प्लस Na मिल जाएगा और Cl2 मिल जाएगा, हाफ Cl2। अच्छा ऐसा क्या हुआ, देखिए सोडियम क्लोराइड जब हम सोल्यूशन में डालेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, तो Na प्लस किधर जाएगा, ये पॉजिटिव है ना, तो ये रिडक्शन के लिए जाएगा कैथोड पे, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, Na मिलेगा, और Cl माइनस जो टूटेगा वो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव प्लेट यानी एनोड पे इस केस में। तो एनोड पे क्या मिलेगा हमको, Cl माइनस से Cl2 मिलेगा। ये इसकी नेचुरल स्टेट होती है बच्चों, इसलिए Cl2 लिखा है। इसको हाफ कर लीजिए, ठीक है ना। हाफ करने का मतलब यहाँ एक क्लोरीन तो यहाँ भी एक क्लोरीन होना चाहिए। तो ये एक मोल की बात होती है ना, एक मोल NaCl टूट करके एक मोल Na देता है प्लस हाफ मोल Cl2 गैस देता है। ये सही रिएक्शन पढ़ने का तरीका है। ये नहीं है कि एक आपने कंपाउंड लिया NaCl और वो एक सोडियम देगा और आधा क्लोरीन गैस देगा, ऐसा नहीं होता बच्चों, ठीक है। आधा कोई गैस नहीं होती है, जब भी होगी पूरी होगी। तो इसीलिए हम लोग इस टर्म को समझते हैं मोल के टर्म। नोट, इन हाफ रिएक्शन वी सी इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग बट इन कंप्लीट रिएक्शन इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी सीन इन द रिएक्शन। कंप्लीट रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते नहीं दिखते हैं बच्चों। अभी हम लोग को इतनी बार ये टर्म्स आएगी कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप लोग एकदम भी घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो कैथोड पे क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन गो टू कैथोड, है ना। तो क्या होता है, रिडक्शन होता है, मतलब जो नेगेटिवली चार्ज होगा जो भी स्पीसीज वो कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा, और वहाँ क्या होता है फिनोमेनन, रिडक्शन होता है। एनोड पे क्या होता है, जो स्पीसीज जा करके नेगेटिवली चार्ज होगा वो एनोड पे जा करके इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना, और क्या बनाएगा, क्या होगा उसका, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन हुआ ना, और ये जो कैथोड पे इलेक्ट्रॉन लेने गया स्पीसीज उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। बात समझ में आई बच्चों। अब क्या देखते हैं हम लोग, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वी विल स्टडी मेनली, पहले क्या, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स और दूसरा क्या है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, ठीक है ना। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स मतलब कि जैसे दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है ना, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लिया जिसमें दो पॉजिटिव चार्ज हैं, दो पॉजिटिव चार्ज वाले एलिमेंट हैं, ठीक है, कैटायन। तो दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो उनका रिडक्शन होना है, लेकिन दोनों में से किसका होगा, तो उसी के लिए हमको किस चीज़ की पढ़ने की जरूरत है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। मतलब हु विल ऑक्सीडाइज या हु विल रिड्यूस व्हेन वी पुट इन द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ठीक है ना, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कौन सा सोल्यूशन हमने लिया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डाला हमने, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बनाया। अब उसमें जो है कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा, यहाँ तो साफ दिख रहा है कि सी प्लस जो है रिड्यूस होगा, ए माइनस ऑक्सीडाइज होगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा यहाँ पे सी प्लस होता, डी प्लस होता, एफ प्लस होता, ए माइनस, बी माइनस, जेड माइनस होता, मतलब दो तीन अगर स्पीसीज होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होना है, एक ही का होगा, सबका नहीं होगा बच्चों, एक ही का होगा। मान लीजिए दो लिया हमने, तो किसका होगा, हु विल ऑक्सीडाइज या हु विल रिड्यूस, उसी को हम लोग किस में पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में पढ़ते हैं। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में हम लोग क्या देखेंगे, हु विल ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। अभी हम लोग क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को नहीं देखेंगे, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जब हम लोग पढ़ेंगे, फैराडे लॉ वगैरह जब देख लेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि कितना वेट मिलेगा प्रोडक्ट का, क्या वॉल्यूम होगा, अगर कोई गैस मिलती है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, और कोई सॉलिड मिलता है उसका मास क्या होगा, कितना करंट हम फ्लो करेंगे, कितने टाइम के लिए फ्लो करेंगे, है ना। इस तरह का कैलकुलेशन हम लोग जब फैराडे का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ पढ़ लेंगे कम्प्लीटली, तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस जो है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट वाले लगाने के कैपेबल हो जाएंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पढ़िए, और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में हम लोग देखे हैं कि क्या होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा या कौन रिड्यूस होगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स मतलब कैसे हम डिसाइड करें कि अगर 2-3 पॉजिटिव चार्ज वाले जो कैटायन हैं तो किसका इनमें से रिडक्शन होगा, ठीक है, या 2-3 नेगेटिव चार्ज एलिमेंट हैं उसमें अनायन है तो किसका ऑक्सीडेशन होगा आखिर, ठीक है। तो ये हम लोग समझ लेते हैं।
कि जो फैक्टर्स हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करता है कि कौन ऑक्सीडाइज होगा या कौन रिड्यूस होगा। तो पहला फैक्टर क्या है जो कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को अफेक्ट करता है, जिस पे डिपेंड करता है कि कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा, वो है इलेक्ट्रोलाइट। हमने क्या लिया है ना, इफ़ इलेक्ट्रोलाइट इज डिफरेंट देन प्रोडक्ट विल आल्सो बी डिफरेंट। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए NaCl ले लिया तो प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा, सोडियम, और एनोड पे क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस। मान लीजिए हमने इसको MgCl2 ले लिया होता तो Mg कहाँ पे मिलता, कैथोड पे, और Cl2 गैस कहाँ पे मिलती, एनोड पे। ठीक है, इसको अभी आप लोग कोई घबराने की जरूरत नहीं, बस आप लोग जो टर्म हम बोल रहे हैं देखते चलिए, इतनी बार समझाएंगे कि वो चीज़ें आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगी। अच्छा, मीडियम कैसा हो, सेकंड फैक्टर जो है, पहला फैक्टर क्या है कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया हमने। अब अरे भाई जिस चीज़ का इलेक्ट्रोलाइट होगा उसी में तो जाएगा, टूटेगा, उसी का तो हमको फॉर्मेशन मिलेगा इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, तो पहला एस्पेक्ट ये हो गया क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का, है ना, पहला फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर क्या है, मीडियम। मीडियम में भी एक्वस, ठीक है ना, एक्वस का मतलब जैसे हमने NaCl को पानी में डाल दिया, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बनाया, उसको हमने क्या लिया है, सॉल्वेंट एज ए वाटर लिया, है ना, वाटर को एज ए सॉल्वेंट ले लिया। अब सेकंड जो फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा या कौन ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा, वो क्या है, मीडियम। मीडियम में भी एक्वस और में भी क्या हो सकता है, मोल्टेन। एक्वस और मोल्टेन का मतलब समझिए बच्चों, एक एक टर्म मैं समझाऊंगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि जो मुझसे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कुछ नहीं मालूम, हो सकता है काफ़ी बच्चों को बहुत सारी चीज़ें मालूम हो, वो बच्चे थोड़ा पेशेंस रखेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई सोल्यूशन हमने तैयार किया, इसमें सॉल्वेंट एज ए वाटर था, ठीक है, पानी हमारा सॉल्वेंट है, और इसमें हमने क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया। ठीक है, अब NaCl जाएगा तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये जो Na प्लस वाटर में गया, वाटर के अंदर क्या होता है, डाइपोल होता है। डाइपोल मतलब क्या है, जैसे H2O से बना होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। इसको एक यूनिट मान लेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, ऑक्सीजन इस साइड रहेगा तो इधर नेगेटिव होगा, और हाइड्रोजन एक साइड रहेगा तो इसका पॉजिटिव होगा चार्ज, है ना, एक यूनिट मान लीजिए इसको, डबल ना मानिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत लेस होता है अमाउंट में चार्ज, ये ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है ना, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। तो एक साइड तो वाटर का क्या है, नेगेटिव पोल है, और दूसरे साइड क्या दिख रहा है हमको, पॉजिटिव पोल दिख रहा है। ठीक है ना, मान लीजिए हमने NaCl डाला तो Na प्लस में टूटा और Cl माइनस में टूटा, तो Na प्लस क्या करेगा, वो वाटर क्या करेगा Na प्लस के साथ, ये प्लस है ना, तो इसके नेगेटिव पोल क्या करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब एक वाटर तो होगा नहीं, बहुत सारे वाटर होंगे। ठीक है, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि Na प्लस को क्या कर रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल चारों तरफ से सराउंड कर ले रहे हैं, है ना। इसी फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, Na प्लस को Na प्लस एक्वस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एक्वस का मतलब समझ गए आप लोग। ठीक है, और Cl माइनस को क्या करेगा, देखिए वाटर Cl माइनस के साथ क्या करेगा। अब वाटर के पास दो पोल है ना, एक नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल ने किसको न्यूट्रलाइज कर दिया, Na प्लस को, मतलब न्यूट्रलाइज नहीं, ये सराउंड कर लेगा, और Cl माइनस को कौन सराउंड कर लेगा, पॉजिटिव पोल। वाटर का दो पोल है ना, डाइपोलर होता है वाटर। बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी क्यों डाइपोलर बोलते हैं वाटर को, है ना। ये चीज़ भी, छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। यानी Cl माइनस को क्या करेगा, वाटर का पॉजिटिव पोल सराउंड कर लेगा, Na प्लस को क्या करेगा, नेगेटिव पोल सराउंड कर लेगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, Cl माइनस एक्वस, यानी पानी के चारों तरफ से उसको मॉलिक्यूल जो है वाटर के सराउंड किए हुए हैं। एक्वस का मतलब ये होता है बच्चों। ठीक है, अच्छा मोल्टेन का मतलब क्या होता है सिंपली हमने NaCl लिया किसी बीकर में, और इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया, है ना, गर्म कर दिया, खूब ढेर सारा हमने NaCl लिया था सॉलिड फॉर्म में, है ना। गर्म होने के बाद क्या हुआ, वो मोल्टेन फॉर्म में आ गया, पिघल गया, इसमें वाटर नहीं प्रेजेंट है, और ये सॉलिड से लिक्विड में चला जा रहा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोल्टेन स्टेट। ठीक है बच्चों, मोल्टेन और एक्वस समझ में आया। एक्वस का मतलब पानी प्रेजेंट है, मोल्टेन का मतलब हमने इतनी हीट दी है कि वो पिघल गया, वहाँ पे वाटर नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए एक चीज़ और बता दें, वाटर जो होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ होता है।
वो होता है 80, ये सबसे ज़्यादा होता है। इसका मतलब इसको किसी इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करने की सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है? H2O के पास। मतलब ये सबसे कम टेम्परेचर पे उनके पॉजिटिव और नेगेटिव अनायन या कैटायन में तोड़ सकता है। कौन? वाटर। सिंपली हम नमक को पानी में डालते हैं, घुल जाता है, इसी कारण से घुल जाता है। जो ये सारी फिनोमेनन बताए हैं इसी वजह से घुल जाता है, ठीक है ना। और हम लोग सिंपली बोल देते हैं घुल गया। लेकिन NaCl जब मोल्टेन होता है ना बच्चों, तो यहाँ पे बहुत टेम्परेचर देना पड़ता है। हम पानी में डालते हैं, कुछ टेम्परेचर देते हैं, नहीं, रूम टेम्परेचर पे ही वो क्या होता है? डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन जब मोल्टेन स्टेट यानी पिघलाना होगा नमक को, तो हम देखेंगे गैस पे रख करके बहुत गर्म करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ रहा है, तब जाके वो मोल्टेन स्टेट हमारा पिघल रहा है, ठीक है बच्चों। अब मैंने एक टर्म यूज किया है कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? 80। 80 होने का क्या मतलब बच्चों कि जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है, ठीक है, मान लीजिए ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है या 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है, जिस भी टेम्परेचर पे मेल्ट होता होगा उससे 80 टाइम लेस कर देगा, ठीक है। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिस सॉल्वेंट का जितना ज़्यादा होगा उतने टाइम उसका टेम्परेचर लेस कर देगा और उस टेम्परेचर पे वो क्या होगा? डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में या किसी लिक्विड में। मान लीजिए ईथर का कुछ है, आप 50 मान लीजिए, तो ईथर क्या करेगा? जब NaCl को ईथर में डालेंगे हम, तो वो अगर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 50 है तो इसके टेम्परेचर को 50 टाइम घटा देगा और क्या हो जाएगा? ये NaCl उस 50 टाइम्स टेम्परेचर लेस पे भी वो क्या होगा? डिज़ोल्व हो जाएगा। यानी कि अगर इसका 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिसोल्यूशन था तो वाटर क्या करेगा? 80 टाइम कम कर देगा, यानी ये रूम टेम्परेचर से भी कम चला जाएगा, है ना। आप डिवाइड करिए, है ना, तो कितना आएगा? 6 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। वैसे इतना ज़्यादा 500 सेंटीग्रेड नहीं होता है, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है बस, ठीक है ना बच्चों। तो मेल्ट होना अलग फिनोमेनन है और जो डिसोल्यूशन होता है वो अलग फिनोमेनन है। मेल्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए रहता है, लेकिन अगर हम वाटर में डाल दें या किसी सॉल्वेंट में डाल दें तो वो कम टेम्परेचर पे ही क्या हो जाता है? अपने आयंस में टूट जाता है या डिज़ोल्व हो जाता है। अब इतनी चीज़ें जो बताए हैं ये आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है। इसको अगर नहीं भी समझ में आए तो घबराइए नहीं बच्चों, ठीक है। जैसे जैसे आगे चलेंगे चीज़ें समझ में आती जाएगी और क्लियर होता जाएगा। मैं बेसिक्स बहुत अच्छे से समझाऊँगा क्योंकि यहाँ पर मेरे पास भरपूर टाइम रहता है, ठीक है ना। जिस बच्चे को ज़्यादा आता है वो भी पेशेंस रखे ना, आपके लेवल की भी चीज़ें मिलेंगी। फिलहाल जो बच्चों को कुछ नहीं आता है, मैं ये मान के चलता हूँ ना कि बच्चों को कुछ नहीं आ रहा, जीरो से वो चल रहे हैं, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि 70 से 80% बच्चे ऐसे होंगे जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम केमिस्ट्री को समझने में होती है, इसलिए मैं एकदम बेसिक से बनाता हूँ, ठीक है ना। मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे सामने जो बच्चा पढ़ रहा है उसको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हर चीज़ बताने में थोड़ा समय लगेगा। तो जो बच्चे थोड़ा सा तेज़ होंगे, जानते होंगे छोटी छोटी टर्म्स को, वो पेशेंस रखें, हर चीज़ आपको मिलेगा। मैं एकदम बेसिक से एकदम सुपर एडवांस तक जाऊंगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और अभी मैं क्या करा रहा हूँ? थ्योरी पोर्शन पूरा करा दे रहा हूँ कंप्लीट, जल्दी जल्दी, कम से कम। पहला हो गया है सॉल्यूशन चैप्टर, और दूसरा क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और थर्ड क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा टफ चैप्टर नहीं है। लेकिन इसको हम क्या है कि पूरा डेप्थ में इसके थ्योरी पोर्शन को करा देंगे। उसके बाद हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास समय रहेगा, ठीक है। बाकी चीज़ें चलती रहेंगी और क्वेश्चन आंसर इसके कराते रहेंगे। ये 3 चैप्टर पे जिसने पकड़ बना ली उसका फिजिकल अपने आप अच्छा हो गया, ठीक है। चौथा क्या बचा? सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री बहुत आसान है बच्चों, वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं? एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, शॉप्शन, है ना, सेमी शॉप्शन, ये सब क्या होता है? ये सब टर्म्स हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में आप लोगों का कंप्लीट हो गया है P ब्लॉक। अब क्या बचा है? D ब्लॉक। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है, वो पढ़ना है। फिर ऑर्गेनिक पे आ जाएंगे, हम लोग को भरपूर टाइम मिल जाएगा। ऑर्गेनिक को बच्चे समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले उसके बेसिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। 4-5 उसके बेसिक जो होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, है ना। कौन कौन से? जैसे मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनिक को समझना है किसी को भी, तो वो क्या करें? सबसे पहले नॉमेनक्लेचर समझ ले कि नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, ठीक है ना, कंपाउंड का। दूसरा क्या है? GOC देख ले, GOC समझ ले, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा क्या है? रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है ना, और आइसोमेरिज्म वगैरह के बारे में समझ ले, और थोड़ा बहुत स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब जा कर के वो स्टार्ट करेगा ऑर्गेनिक को। नहीं तो बच्चों ऑर्गेनिक आप लोग को रटने का चैप्टर हो जाएगा, पूरा रटने का सब्जेक्ट हो जाएगा पूरा। तो ऐसा नहीं करना है हम लोग को, बच्चों पूरा समझना है, फील एकदम डेप्थ से लेनी है, कोई हमको रटना उठना नहीं है। रटाफिकेशन मगअप कर लेना ये ऑर्गेनिक का हल नहीं है बच्चों, इतना ज़्यादा लेंदी है कॉन्सेप्ट उसके,
अगर हमको बेसिक्स आते रहेंगे ना बच्चों, तो ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे डायरेक्टली हो जाते हैं सिर्फ हमारे बेसिक के बल पे, क्योंकि क्वेश्चन इस पैटर्न पे फॉर्म होता है कि आप लोगों को हिंट दिया रहेगा, है ना। आप लोग थोड़ा सा अगर उसकी बेसिक्स बहुत अच्छे से पता है तो बाकी कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े हैं तो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी थ्योरी पोर्शन करा करके और पर्याप्त समय चाहता हूँ कि हम लोग को क्वेश्चन आंसर के लिए प्लस ऑर्गेनिक के लिए मिल जाए। इनऑर्गेनिक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन का नहीं है, सिर्फ पी ब्लॉक आप लोग थोड़ी सी मेहनत अपनी तरफ से करेंगे, बाकी डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छा ये चैप्टर होगा, ठीक है ना, स्पेशली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। डी ब्लॉक बहुत आसान है, डी एंड एफ ब्लॉक बहुत आसान है बच्चों। पी ब्लॉक के कंपैरिजन में इतनी ज़्यादा रिएक्शंस नहीं पढ़नी है जितना हम लोग को पी ब्लॉक में पढ़ना पड़ता था। पी ब्लॉक का एक ग्रुप था जो हमारा नाइट्रोजन फैमिली, उसके बारे में ही हम लोग कितने लेक्चर्स में कवर किए हैं, है ना, उसका कंप्लीशन बहुत ज़्यादा लेंदी था। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या समझ रहे थे, आ जाइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट हम कौन सा ले रहे हैं, इस पर हमारा प्रोडक्ट डिसाइड करेगा क्या मिलेगा। मीडियम कैसा है, एक्वस है या मोल्टेन है, एक्वस और मोल्टेन समझा दिए हैं, ठीक है ना। फैक्टर विल डिसाइड व्हाट प्रोडक्ट वी विल गेट, मतलब फैक्टर्स जो है वही डिसाइड करेंगे क्या प्रोडक्ट हम लोग को मिलेगा, ठीक है। ये किस चीज़ का फैक्टर है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, क्या मिलेगा हमको, है ना। मान लीजिए 2-3 स्पीसी है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो कौन ऑक्सीडाइज होने जाएगा और कौन रिड्यूस होगा, कैथोड या एनोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, वही डिसाइड करता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अब हर जगह ऐसे बना करके तो बहुत ही ये मतलब उलझन वाला काम है ना। बार बार हम लोग इसको नहीं बनाएंगे, हम लोग इसको ऐसा करेंगे कि एक लाइन में डिनोट हो जाए। अब उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, समझते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे देखिए हमेशा लेफ्ट साइड पे किसको लिखते हैं, एनोड को, राइट साइड पे किसको लिखते हैं, कैथोड को। इसमें हमको नहीं मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम फिगर डायग्राम बनाते समय इधर पॉजिटिव लिख रहे हैं या इधर नेगेटिव लिख रहे हैं, या इधर पॉजिटिव या इधर नेगेटिव, इससे नहीं मतलब है। आप लोग सिंपली इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव भी लिखिए तो आपको आसानी होगी, ठीक है बच्चों। लेकिन क्योंकि देखिए बच्चों ये कंटेनर है ना, एक कंटेनर को कुछ बच्चे इधर से देख रहे होंगे, कुछ इसके पीछे से देख रहे होंगे। जो इधर से देख रहे होंगे उनको लेफ्ट साइड में नेगेटिव दिख रहा होगा, जो उस साइड से देख रहे होंगे उनको इस साइड में पॉजिटिव दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड। तो ये कंटेनर में हम किधर भी पॉजिटिव और नेगेटिव बना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक लाइन में जब डिनोट करते हैं तो ये एक फिक्स रूल है कि हमारा लेफ्ट साइड में कौन आएगा, एनोड आएगा। पॉजिटिव चार्ज जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो पॉजिटिव चार्ज होता है जो प्लेट, वो इलेक्ट्रोड आएगी लेफ्ट साइड में। राइट साइड में कौन आएगा, कैथोड आएगा जो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। और कैथोड पे क्या मिलेगा, कैथोड प्रोडक्ट मिलेगा। एनोड पे क्या मिलेगा, एनोड प्रोडक्ट मिलेगा। लेफ्ट साइड पे हम पॉजिटिव चार्ज वाले को रखेंगे जिसको कैथोड बोलते हैं, और कैथोड पे कौन मिलेगा, कैथोड प्रोडक्ट मिलेगा। कैथोड प्रोडक्ट कौन होगा, मान लीजिए C+ और A- है, तो कैथोड प्रोडक्ट कौन है, इस पर कौन जाएगा, C+ ही जाएगा ना रिडक्शन होने, तो C हमारा क्या हो जाएगा, कैथोड प्रोडक्ट हो जाएगा। A- में से इधर A- जाएगा तो एनोड प्रोडक्ट क्या होगा, A- एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और A में बचेगा, तो एनोड प्रोडक्ट मेरा क्या होगा, A। तो Ca से हम लोग सिंपली अभी समझेंगे। फिलहाल ये देख लीजिए रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ठीक है। या देखिए लीजिए, ये चीज़ मैं समझा भी चुका हूँ कि हमने Ca डाला इलेक्ट्रोलाइट एज ए सोल्यूशन में हमने क्या डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बनाया किसका, Ca का। Ca इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया। अब Ca में C कटायन है और A अनायन है, तो कटायन C+ में टूटेगा, अनायन किस में टूटेगा, A- में, है ना। सोल्यूशन में डाल दें, ये सब ना भी लगाएं, सिर्फ हम क्या लें, सॉल्वेंट लें और हमने Ca डाल दिया तो वो किस में टूट जाएगा, C+ और A- में। अब हमने बैटरी वैटरी लगाई, इलेक्ट्रोड वगैरह लगाया। अब देखना जैसे ही हमने इसको सर्किट कंप्लीट की, यहाँ पे बैटरी लगाई, तुरंत क्या करेंगे, A- वाले की तरफ भागेंगे इलेक्ट्रोड की तरफ, और C+ वाले इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे। तो C+ कहाँ जा रहा है, हाँ, कैथोड पे। तो कैथोड पे C जो होगा, C को हम बोलेंगे कैथोड प्रोडक्ट, C+ को नहीं, C को बोलेंगे कैथोड प्रोडक्ट, क्योंकि फाइनली हमको क्या मिल रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये इलेक्ट्रोड पे किस फॉर्म में रहेगा, C के फॉर्म में, तो वो क्या होगा, कैथोड प्रोडक्ट। और एनोड प्रोडक्ट क्या होगा, A- यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा इस रॉड को और क्या बन जाएगा, A यहाँ पे चिपक जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एनोड प्रोडक्ट। बात समझ में आई। अब इसको हम रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। तो लेफ्ट साइड में कौन होता है, एनोड हमेशा, राइट साइड में कौन होता है, कैथोड। तो एनोड पे क्या मिलता है, एनोड प्रोडक्ट, कैथोड पे क्या मिलता है, कैथोड प्रोडक्ट। उसको लिखते हैं, ठीक है ना, क्या लिखते हैं, यहाँ पे जो भी एनोड प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको A मिल रहा है ना, एनोड प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हम लिखते हैं A। और इधर क्या मिल रहा है, C हमको कैथोड प्रोडक्ट मिल रहा है, तो यहाँ कैथोड प्रोडक्ट ये लिखते हैं C।
फिर उसके बाद बीच में जो ये लाइन है, ऐसे 2 लाइन बनाने के बाद लेफ्ट में क्या लिखा, एनोड और उसका प्रोडक्ट, राइट साइड में क्या लिखा, कैथोड और उसका प्रोडक्ट। बीच में क्या लिखते हैं, किस मीडियम में हो रहा है ना, एक्वस है, मोल्टेन है, क्या है, ठीक है ना। और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट लिखते हैं, है ना, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है। उसके बाद उसका कंसंट्रेशन लिखते हैं और टेम्परेचर लिखते हैं। कंसंट्रेशन मतलब उसकी मोलैरिटी, ये सब चीज़ें देखेंगे, है ना। और मोलैरिटी वगैरह हम लोग पढ़े हैं सोल्यूशन चैप्टर में अच्छे से, पिछला चैप्टर हम लोग कवर किए हैं, वही कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। और टेम्परेचर लिखते हैं बीच में, ठीक है ना। ये एक लाइन में समझ में आ गई। अब यहाँ पे समझिए इसी चीज़ को, देखिए रिप्रेजेंटेशन सेल ड्रॉन राइट साइड। अच्छा, किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जो सेल राइट साइड में दिया है उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं एक लाइन में, सिंगल लाइन में कर देंगे तुरंत, है ना। इस एग्जाम में ऐसे नहीं दिया रहेगा बच्चों, ऐसा दिया रहेगा सिंपली, ठीक है ना। हम लोग को समझ जाना पड़ेगा कि कैथोड क्या है, एनोड क्या है, कैथोड प्रोडक्ट क्या है, एनोड प्रोडक्ट क्या है। तो इस वाले सेल को, सेल डायग्राम को हम कहाँ कर रहे हैं, एक लाइन में, सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए हुआ क्या है, हमने इलेक्ट्रोड लगाया है प्लेटिनम का, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड लगाया है प्लेटिनम का, यानी इनर्ट लगाया है। तो लेफ्ट साइड में हम क्या लिखेंगे, पीटी, ठीक है ना। ये पॉजिटिव पीटी पे नहीं है, पॉजिटिव क्या है, क्या दिखा रहा है सिंपली कि ये क्या है, एनोड वाला इलेक्ट्रोड है ना। यानी कि ये वाला जो है ना पॉजिटिव वाला, उसको हमने लेफ्ट साइड लिखा है। पीटी क्या बताता है ना, कि कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किए हैं, यानी कि पीटी सिंपली यहाँ बता रहा है कि इनर्ट, ठीक है बच्चों। इसका प्लेटिनम का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, प्लेटिनम के भी एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो सकते हैं ना, लेकिन जब इनर्ट है तो वो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं होगा। ये क्या बता रहा है कि हमको क्या प्रोडक्ट मिला है एनोड पे। यहाँ पे देखिए ए माइनस गया, एक इलेक्ट्रॉन दिया और ए में बदल गया, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा ना ए। तो देखिए क्या लिखे हैं हम लोग, सबसे पहले कैथोड का जो एनोड का नाम है प्लेटिनम से बना है, किस चीज़ का बना वो लिखे हैं। फिर एनोड प्रोडक्ट क्या है, ए लिखे हैं। बीच में क्या लिखे हैं, मीडियम किस चीज़ का है, कैसा है, मोल्टेन है कि एक्वस है। तो हमने जाना, यहाँ पे हमने मोल्टेन लिया था, ठीक है। अभी ये सिंपल है, आप लोगों को एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा ठीक है। और हमने इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया था, सी लिया था, वही तो टूट रहा था, तो सी मेरा इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब अगर मोल्टेन लेते हैं बच्चों, तो वहाँ पे हमको कंसंट्रेशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर एक्वस लेते हैं तो पानी है तब ना हमको उसको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। जब सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट है, उसको हमने मेल्ट किया है, तो उसमें हमको किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमको कंसंट्रेशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो हमने हाई टेम्परेचर, भाई मेल्ट करने के लिए हम जानते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर लिख देंगे। और राइट साइड पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाली प्लेट, जहाँ पे कैथोड होगा वहाँ पे क्या है, कौन जा रहा है, हाँ सी जा रहा है ना, सी जा रहा है जिसका रिडक्शन हो रहा है। तो एनोड जो कैथोड प्रोडक्ट होगा वो सी होगा। और सिंपली प्लेटिनम क्या है, वो हमारा इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। तो यहाँ पे पीटी हमारा क्या है, कैथोड है, ठीक है ना। नेगेटिव और पॉजिटिव ये प्लेटिनम की वजह से नहीं आया बच्चों, अभी भी ध्यान दीजिए। बैटरी से हमने कनेक्ट किया है, पॉजिटिव वाले टर्मिनल से जो कनेक्ट होगा वो प्लेट क्या हो जाएगी, वो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो जाएगा। जो नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हाँ कैथोड हो जाएगा। नेगेटिव से कनेक्ट जो है वो कैथोड इलेक्ट्रोड होगा, और जो पॉजिटिव से कनेक्ट है वो एनोड वाला इलेक्ट्रोड होगा। इन दिस रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट टू राइट कंसंट्रेशन बिकॉज नो वाटर इज प्रेजेंट। अब यहाँ मोल्टेन हमने लिया है, सी मतलब सिर्फ और सिर्फ सी था, उसको गर्म करके हमने मेल्ट कर दिया, यहाँ वाटर है ही नहीं, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मेल्टेड है। इसका मतलब इसमें हम लोग को कंसंट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं पे हमको पड़ेगी भी ज़रूरत, ठीक है बच्चों, कहीं पे हमको ज़रूरत पड़ेगी भी। तो अब हम लोग को क्या समझना है, आगे इसी चीज़ को फिर समझना है, लेकिन बच्चों टाइम इस समय बहुत ज़्यादा हो गया है। अब इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कराऊंगा। अब इसके बाद, इसको समझने के बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ये चीज़ समझ लीजिए एक बार और, ठीक है। आगे तो ये तो नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे, ये चीज़ समझ लीजिए कि बेसिकली ये क्या था। एक लाइन में हम अगर डिनोट करते हैं, यहाँ पे अगर CA की जगह हम NaCl ले लेते हैं, सोचिए अगर हम CA की जगह NaCl ले लेते हैं, NaCl लिया और इसको क्या किया, सिंपली एक कंटेनर में हीट कर दिया और हमने सारा सिस्टम इस तरीके का बना लिया। तो ये Na+ और Cl- किस पे टूटेगा, NaCl किस में टूटेगा, Na+ और Cl- में, ठीक है। अब इसमें Na+ कहाँ जाएगा, नेगेटिव वाले पे यानी कैथोड पे, ठीक है, और Cl- कहाँ जाएगा, पॉजिटिव वाले पे यानी एनोड पे। तो यानी कैथोड प्रोडक्ट क्या हो गया, सोडियम, एनोड प्रोडक्ट क्या हो गया, क्लोरीन। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, प्लेटिनम लिखते ही, और एनोड प्रोडक्ट को जो लिखते हैं क्या लिखते हैं, देखिए एनोड प्रोडक्ट ये मिलता है ना हमको, Cl- क्लोरीन गैस मिलती, तो क्लोरीन गैस लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, सी की जगह क्या लिखते हैं, हमारा जो Cl- वो है Na, सोडियम,
Na+ नहीं, सोडियम हो जाता है हमारा क्या है, कैथोड प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो इतना आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ये बेसिक्स था। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और समझने के बाद रिडक्शन पोटेंशियल वगैरह के बारे में समझेंगे। उसके बाद क्या समझेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर स्टार्ट होगा सही मायने में। अभी तो ये बेसिक्स ही चल रहा है, ये आप लोगों का बस क्या समझा रहे हैं, बेसिक्स उसके समझाते रहे ताकि आप टर्मिनोलॉजी जितनी भी है उससे अवेयर हो जाइए। ठीक है ना। अब इसका यूज कैसे होगा, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट देखने के बाद, जब हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल वगैरह समझने के बाद, फिर जब हम लोग मूव करेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स पे, तो हम लोगों का रियल में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है बच्चों, तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, नहीं तो आगे आप लोगों को चीज़ें दिक्कत करेंगे। एक बार में नहीं समझ में आ रहा, दोबारा रिवाइज करिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पढ़ाई करते रहिए।